अक्सर भारतीय लोकतंत्र को समझने के लिए हमें बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर किसी एक चुनाव की गहराई में उतरना पड़ता है। आज हम यही करने वाले हैं। हमारा फोकस है छत्तीसगढ़ का नारायणपुर और वहां का जनादेश हमें क्या सिखाता है, चलिए समझते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर। देखिए, ये एक ऐसी जगह है जहां की जमीन, यहाँ के लोग और यहाँ के चुनावी नतीजे अक्सर नेशनल हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची कहानी बताते हैं। ये कहानी सिर्फ वोटों की गिनती की नहीं है, ये जमीनी हकीकत की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, महज 5 साल के अंदर एक पार्टी जो 2600 वोटों से जीती थी, वो 19,000 से ज्यादा वोटों से कैसे हार गई? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाएंगे। और यकीन मानिए, इसके जवाब में शासन, राजनीति और लोगों की उम्मीदों को लेकर बहुत बड़े सबक छुपे हैं। चलिए, नतीजों को समझने से पहले उस जमीन को समझते हैं जहां ये चुनाव लड़ा गया था। नारायणपुर अपने आप में एक अलग दुनिया है, विरोधाभासों से भरी हुई। जरा यहाँ के डेमोग्राफिक्स पे नजर डालिए। 77%, 77% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, ज्यादातर गोंडी भाषी। अब ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है ना, कि यहाँ की सियासत का हर ताना बाना आदिवासी मुद्दों के इर्द गिर्द ही बुना जाएगा। और इस आदिवासी पहचान के साथ साथ यहाँ एक और बहुत बड़ी हकीकत है, सुरक्षा का मुद्दा। अबूझमाड़ के घने जंगल और वहां लगातार चलता माओवादी विद्रोह, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और जब जान का खतरा हो तो कानून और व्यवस्था ही सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। विकास की कोई भी बात सुरक्षा की गारंटी के बिना यहाँ अधूरी है। और देखिए, लोगों की शिकायतें कितनी बुनियादी हैं। बिजली, साफ पानी, गांव की टूटी फूटी सड़कें, स्कूल और क्लिनिक की कमी, और इन सब के ऊपर नक्सली हिंसा का डर। सरकारी योजनाएं हैं, पर वो बहुत धीमी हैं। ये वो मुद्दे हैं जो हर दिन, हर पल उनके जीवन पर असर डालते हैं, और इन्हीं पैमानों पर किसी भी सरकार को परखा जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो जमीनी मुद्दे थे, ये जो विरोधाभास थे, ये एक राजनीतिक टकराव में कैसे बदल गए? असल में 2023 का चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये दो अलग अलग कहानियों, दो अलग अलग नजरियों का टकराव था। एक तरफ थी बीजेपी, जिसका पूरा जोर था सुरक्षा पर, मजबूत नक्सल विरोधी ऑपरेशन, नेशनल सिक्योरिटी और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे। तो दूसरी तरफ थी कांग्रेस, जो विकास और कल्याण की बात कर रही थी, पैसा और वन अधिकार जैसे कानूनों की और अपनी राज्य सरकार की योजनाओं की। दोनों ही बातें वोटरों के लिए जरूरी थीं, लेकिन सवाल ये था कि कौन सी कहानी ज्यादा असर डालेगी। और फिर दिसंबर 2022 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे खेल को पलट दिया, एक आदिवासी ईसाई संघर्ष। इस एक घटना ने आदिवासी समुदाय के अंदर एक गहरी नाराजगी पैदा कर दी, और इस सांप्रदायिक तनाव की आग ने चुनावी समीकरण ही बदल डाले। एक पार्टी ने इस दरार को बहुत चालाकी से भुनाया और जमीन पर जो गुस्सा था उसे वोटों में बदल दिया। यहाँ एक पल रुककर सोचना जरूरी है। एक लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है। जब समुदायों के बीच भरोसे में कमी आती है तो ये सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं बदलता, बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी असर डालता है। जानकारी के साथ जिम्मेदारी से अपनी बात रखना, यही हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस बड़े बदलाव की कहानी कहते हैं, क्योंकि अंत में बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नंबर झूठ नहीं बोलते। और नारायणपुर के नंबर एक राजनीतिक भूकंप की गवाही दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए वोटर टर्नआउट। पिछले 20 सालों में ये लगातार बढ़ा है, 61% से बढ़कर लगभग 75% तक पहुंच गया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर जागा हुआ है, प्रेरित है, वो अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद है और अपनी आवाज सुनाना चाहता है। और ये स्लाइड, ये तो पूरी कहानी एक ही फ्रेम में बता देती है। 2018 में कांग्रेस सिर्फ 2,500 वोटों से जीती थी, और 2023 में बीजेपी 19,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। ये सिर्फ हार जीत का मामला नहीं है, ये एक जबरदस्त स्विंग है, लगभग 22,000 वोटों का उलटफेर, एक राजनीतिक भूकंप, जैसा मैंने कहा। और जब हम थोड़ा और पीछे जाकर पिछले 7 चुनावों का ट्रेंड देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। नारायणपुर पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। 2018 में जो कांग्रेस की जीत हुई वो असल में एक अपवाद थी, एक ब्रेक था। 2023 का नतीजा एक तरह से उस पुराने ट्रेंड की वापसी थी,
लेकिन इस बार जीत का अंतर बहुत बहुत बड़ा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हुआ, ये बदलाव इतना बड़ा क्यों था? चलिए अब इस जनादेश का विश्लेषण करते हैं और उन सिस्टमैटिक वजहों को समझते हैं जो इस नतीजे के पीछे थीं। देखिए, बीजेपी की जीत के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। सबसे पहले उन्होंने आदिवासी ईसाई संघर्ष से उपजे गुस्से का पूरा फायदा उठाया। दूसरा, उनकी सुरक्षा वाली कहानी लोगों को, खासकर उस इलाके में, ज्यादा भरोसेमंद लगी। तीसरा, जमीन पर उनका पार्टी संगठन बहुत मजबूत और पहले से जमा हुआ था। और चौथा, डिजिटल और सोशल मीडिया पर उनका दबदबा था, जिससे वो अपना नैरेटिव लोगों तक आसानी से पहुंचा पाएं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हार के कारण भी उतने ही साफ हैं। पहला, वो लोगों को यह यकीन नहीं दिला पाए कि वो बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। दूसरा, वो सांप्रदायिक तनाव को ठीक से संभाल नहीं पाए, जिससे एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज हो गया। तीसरा, जमीनी संगठन और डिजिटल पहुंच, दोनों ही मामलों में वो बीजेपी से काफी पीछे रह गए। ठीक है, तो ये तो हुआ विश्लेषण कि क्या हुआ, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें ये पूछना चाहिए कि इससे क्या सीखा जा सकता है, क्योंकि नारायणपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है, ये प्रभावी शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट देता है। इस पूरे विश्लेषण से जो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क निकल कर आता है, उसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये एक चारमुखी रणनीति है जो सिर्फ एक पहलू पर नहीं बल्कि पूरे चुनावी इकोसिस्टम पर ध्यान देती है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्थायी जनादेश बनाने का, लोगों का भरोसा जीतने का एक मॉडल है। तो क्या है ये 4 स्तंभ? पहला, अपने वोटर बेस को एकजुट करो, समाज में जो दरारें हैं उन्हें भरो और हर समुदाय से दोबारा जुड़ो। दूसरा, उम्मीदवार की अपील को तेज करो, मतलब सीधे सीधे स्थानीय जरूरतों की बात करो, पानी, बिजली, सड़क। तीसरा, अपने संगठन को फौलादी बनाओ, जमीन पर ट्रेन वॉलंटियर्स हों, लोकल इन्फ्लुएंसर्स हों। और चौथा, अपने विरोधी की कमजोरियों को उजागर करो, उनके वादों और उनकी डिलीवरी के बीच का जो फासला है उसे लोगों को साफ साफ दिखाओ। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में है नागरिक का भरोसा। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है, सहमति और निष्ठा का सम्मान। जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी लेना है। ये भरोसा ही अच्छी गवर्नेंस की पहली शर्त है। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या होता है जब एक वोटर के लिए पानी और बिजली जैसी रोज की जरूरतें किसी भी बड़ी विचारधारा से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं? शायद नारायणपुर का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब बुनियादी गवर्नेंस फेल होती है तो वोटर अपनी सबसे पहली, सबसे जरूरी जरूरतों के आधार पर फैसला लेता है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हर सियासी दल को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।